हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड का 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैविक नियंत्रण क्या होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है जैविक नियंत्रण। जब पीड़कों के नियंत्रण के लिए, जब कीट के नियंत्रण के लिए उनके प्राकृतिक शत्रुओं का सहारा लिया जाता है तो उसे जैविक नियंत्रण कहा जाता है। जैसे आपके घर में बहुत से चूहे हैं, यदि आप लोगों को उनके ऊपर नियंत्रित करना हो उनको, तो आप अपने घर में बिल्ली को लाएंगे। तो बिल्ली जो है चूहों को खा जाएगा, तो वह उसका प्राकृतिक शत्रु है। इसी को कहा जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल या जैविक नियंत्रण। तो जब कीटों के नियंत्रण के लिए उनके प्राकृतिक शत्रुओं का सहारा लिया जाता है तो उसे जैविक नियंत्रण कहते हैं। जैविक नियंत्रण प्रकृति में अपने आप होता है, यह प्रकृति में अपने आप भी होता है। और यदि यदि यह प्रकृति में अपने आप होगा तो उसे प्राकृतिक नियंत्रण कहेंगे। परंतु जब इन्हीं उपायों को मनुष्य द्वारा पीड़क नियंत्रण के लिए अपनाया जाता है तो उसे जैविक नियंत्रण कहते हैं। तो आप लोग जैविक नियंत्रण समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन, LD15 परीक्षण क्या होता है। LD15 परीक्षण लेथल डोज परीक्षण, लेथल डोज टेस्ट क्या होता है उसको देखेंगे। तो किसी कीटनाशी की घातक मात्रा, जिसे LD15 कहा जाता है, किसी कीटनाशी की घातक मात्रा वह मात्रा होती है जो किसी परीक्षण किए गए स्तनधारी में 50% संख्या को एक बार में मार देती है। LD15 किसी कीटनाशी की वह मात्रा होती है जो किसी परीक्षण किए गए स्तनधारी को 50% संख्या को एक बार में मार देती है। तो उसी को कहा जाता है LD15 परीक्षण। यह जानवर या मनुष्यों को मारने के लिए सबसे कम खुराक होती है। कौन? LD15। आगे देखते हैं, जैविक नियंत्रण की समस्या क्या क्या है। जैविक नियंत्रण में क्या क्या समस्याएं हैं उनको देखेंगे। तो जो जैविक नियंत्रण में प्रयोग होने वाले कारक होते हैं वह किसी एक विशेष प्रकार के कीट को ही मारते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बिल्ली का एग्जांपल दिया था कि आपके घर में चूहा बहुत है तो आप लोग बिल्ली को लाएंगे चूहों को कंट्रोल करने के लिए। तो यदि आप लोग अपने घर में कोई और भी कीट जो है नुकसान कर रहा है आपको, तो उसमें आप बिल्ली लाएंगे तो बिल्ली जो है सिर्फ चूहों को ही नष्ट करेगी और कीटों को नष्ट नहीं करेगी। तो वही बताया जा रहा है कि जैविक नियंत्रण में प्रयोग होने वाले कारक मुख्यतः किसी एक विशेष प्रकार की कीटों को ही मारते हैं। इनका प्रभाव धीरे धीरे होता है जिससे सफलता के लिए लंबे समय तक राह देखनी पड़ती है। इनका जो प्रभाव होता है वह धीरे धीरे होता है, किसका? जैविक नियंत्रण का। इसीलिए लंबे समय तक इसका राह देखना पड़ता है। अगला पॉइंट, क्योंकि इसमें जीवित जीवों का प्रयोग किया जाता है इसलिए जो इसको उपयोग करने वाला होता है वह शिक्षित होना चाहिए। ये ना कि कोई भी आए इसका उपयोग कर सकता है। तो यह थी जैविक नियंत्रण की कुछ समस्याएं। और LD15 मैंने आप लोग बताया। बायोलॉजिकल कंट्रोल बताया। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? जब कीटों के नियंत्रण के लिए उनके प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग किया जाता है तो उसे जैविक नियंत्रण कहते हैं। LD15 क्या होता है? LD15 किसी कीटनाशी की घातक मात्रा होती है जो किसी परीक्षण किए गए स्तनधारी में 50% संख्या को एक ही बार में मार देती है। आगे देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी पारिस्थितिकी क्या होता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। ऑटो इकोलॉजी, सॉरी 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑटो इकोलॉजी, एक होता है साइनो इकोलॉजी। तो आप लोगों को विस्तार से मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोग सिर्फ जान लीजिए कि इकोलॉजी क्या होता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें फसलों को हानिकारक कीड़ों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक तरीकों को, जैसे व्यवहारिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण तथा रासायनिक नियंत्रण, इस तरह से क्रमानुसार प्रयोग में लाना चाहिए ताकि फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों की जो संख्या है वह आर्थिक हानि स्तर से नीचे रहे। और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग तभी किया जाए जब अन्य अपनाए गए तरीके सफल न हों। तो क्या है एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन?
एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें फसलों को हानिकारक कीड़ों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक तरीकों को, जैसे व्यवहारिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण तथा रासायनिक नियंत्रण, इस तरह से क्रमा के अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए ताकि फसल को हानि पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं वह आर्थिक हानि स्तर से नीचे रहे और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग तभी किया जाए जब अन्य अपनाए गए तरीके सफल न हो। तो आप लोग एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन भी समझ गए होंगे क्या होता है। आगे पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग, यह क्या होता है? अज्ञात स्थितियों में तर्कपूर्ण आकलन करने को वही पूर्वानुमान कहा जाता है। पूर्वानुमान से ही आप लोग को पता चल गया होगा कि पहले से अनुमान, पूर्व मतलब पहले और अनुमान का मतलब अनुमान, तो पहले से अनुमान लगाने को ही पूर्वानुमान कहा जाता है। तो अज्ञात स्थिति में तर्कपूर्ण आकलन करने को पूर्वानुमान कहते हैं। जैसे 2 दिन बाद किसी स्थान के मौसम के बारे में आप लोग अनुमान लगा लिए कि कल वहाँ का मौसम कैसा रहेगा, या आप लोग अनुमान लगा लिए, तो इसी को पूर्वानुमान कहा जाता है। जैसे आप लोगों को मौसम की जानकारी देखेंगे, आप लोग पहले से ही आपके फ़ोन में गूगल पे बता दिया जाता है कि कल आप लोगों का मौसम कैसा रहेगा। तो ये सब पूर्वानुमान के माध्यम से ही बताते हैं, फोरकास्टिंग के माध्यम से ही बताया जाता है। आगे डीडीटी को कीटनाशक के रूप में किसने खोजा? तो डीडीटी की खोज सन 1939 में पॉल हरमन मूलर, ये एक वैज्ञानिक थे। तो डीडीटी की खोज सन 1939 में पॉल हरमन मूलर ने की थी। वास्तविकता में इन्होंने डीडीटी की कीटनाशी के रूप में प्रयोग की। वास्तविकता में इन्होंने डीडीटी को किसके रूप में प्रयोग किया? वास्तविकता में इन्होंने डीडीटी को कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया, अर्थात उन्होंने खोज की कि डीडीटी का प्रयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है या किया जा सकता है। किसने किया? हरमन मूलर ने, पॉल हरमन मूलर। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है डीडीटी का पूरा नाम। आगे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को दे दिएगा कि प्राकृतिक कीटों के जैविक व अजैविक घटकों को लिखिए। तो सबसे पहले अजैविक कारक क्या क्या कौन कौन सा होता है? अजैविक कारक में पहला आ जाता है हमारा आर्द्रता, लाइट, वायु की गति, जल एवं वर्षा, मृदा कारक। और जैविक कारक में कहा जाता है अंतरजातीय जो क्रियाएं होती है वो आ जाती हैं, प्रतियोगिता आ जाता है, समुच्चयन आ जाता है, पैतृक सुरक्षा, सामाजिक जीवन, सहयोग, ये सब थी। जैविक और अजैविक में था आपका लाइट, ह्यूमिडिटी, वाटर एंड रेनफॉल, एडेफिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। एक क्वेश्चन है पेस्ट किसे कहते हैं? तो पेस्ट किसे कहते हैं? कोई भी जीवित जीव जो मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाए उसे पेस्ट कहते हैं। कोई भी जीवित जीव जो मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाए उसे पेस्ट कहते हैं, उसे पीड़क कहते हैं। जैसे आपके घर पे आपने अपनी गाय को पाला, यदि आपकी गाय की आपकी खेती की फसल को खा गई जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो गया, आपको आर्थिक नुकसान हुआ, तो वही जो आपकी गाय वो आपकी पेस्ट हो जाएगी। तो कोई भी जीवित जीव जो मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाता है उसे पेस्ट कहते हैं। अब देखेंगे रासायनिक नियंत्रण क्या होता है। तो ऐसे रसायन जिनका प्रयोग नाशी कीटों को नष्ट करने अथवा उनको क्षति करने से रोकने के लिए किया जाता है उन्हें कीटनाशक रसायन कहते हैं। जब कीटों के नियंत्रण के लिए इन रसायनों का प्रयोग किया जाता है तो यह रासायनिक नियंत्रण कहलाता है। तो रासायनिक नियंत्रण 1 नंबर में दे सकता है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि ऐसे रसायन जिनका प्रयोग नाशी कीटों को नष्ट करने या उनको क्षति करने से रोकने के लिए किया जाता है तो उन्हें कीटनाशक रसायन कहते हैं। जब कीटों के नियंत्रण के लिए इन रसायनों का प्रयोग किया जाता है तो उसी को रासायनिक नियंत्रण कहते हैं। एक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, माइक्रोबियल कंट्रोल क्या होता है। तो माइक्रोबियल कंट्रोल क्या होता है आप लोग समझिएगा कि जब मनुष्य द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र में नाशी कीटों के प्रबंध के लिए उनमें बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों या उनके द्वारा उत्पादित विषाक्त पौधों का विषाक्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है तो उसे माइक्रोबियल कंट्रोल कहते हैं। माइक्रोबियल कंट्रोल किसे कहते हैं? जब मनुष्य द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र में नाशी कीटों के प्रबंधन के लिए उनमें बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों
या उनके द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है तो उसे माइक्रोबियल कंट्रोल कहते हैं। इनका उपयोग अन्य जंतुओं और पौधे के प्रबंध के लिए भी किया जाता है। माइक्रोबियल कंट्रोल का नाम सर्वप्रथम 1949 में स्टेनहस ने दिया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग जितना बताया समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।